हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, जैसे कि आपका एचएस का एग्ज़ाम हुआ है अभी, है ना, रिसेंटली आपका एचएस का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज जो है देखिए, हम जो आपके लिए सोल्यूशंस लेकर आएंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि इस टाइम जो वो काफ़ी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो वो सीसेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट मैं आपको यहाँ पे इस तरह से करवाऊँगा, इस तरह से आपको सोल्यूशन करवाऊँगा कि आप बोलोगे सर इतने ईजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसी तरह से हम चलते हैं, इसी तरह से हम करवाते हैं। लर्निंग हिमाचल जो टीम है, ठीक है, वो इसी तरह से ही जो है वो करवाती है, सो दैट कि बच्चे को आसानी से चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सीसेट हो, अप्रॉक्सीमेट 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो सेम टू सेम उसी कंसेप्ट, उन्हीं जो हमने वीडियोस आपके लिए बनाई थी। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीसेट और जो जीएस एचएस की वीडियो है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, या शॉर्ट्स में आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ से जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। यानी कि अगर आप इन वीडियोज़ को भी देखते तो लगभग आप जीएस और सीसेट में 35-40 क्वेश्चन, ठीक है, 35-40 जीएस और 35-40 आप सीसेट के क्वेश्चन जो है वो ईजिली जो है वो कर सकते थे, ठीक है। तो यही हम क्वालिटी मटेरियल जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। बाकी जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स थे, लाइव बैचेस में स्टूडेंट्स थे, उनको तो हमने कंप्लीट करवाया, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अब जो है वो मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका इस बार सीसेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा अभी कि किस तरह से जो है वो आपने इनको सॉल्व करना था अपने एग्जाम में, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांट्स का लेकर आऊँगा, नेक्स्ट में इंग्लिश का लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी जो हमारे अदर टीम मेंबर्स हैं आपको जीएस का लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको डिटेल्ड में समझेंगे। बाकी मैं आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस भी लेकर आऊँगा इस बार के पेपर का, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए थे, ठीक है। और साथ ही मैं उसको कंपेयर करूँगा प्रीवियस ईयर्स के साथ कि कौन सा टॉपिक जो है वो सडनली बार बार जो है वो सर्टेनली रिपीटेड होता रहता है, ठीक है। बाकी इस बार काफ़ी बच्चे डीआई के भरोसे गए थे क्वांट में, तो वो चीज़ देखो, डीआई इस बार नहीं आई, है ना। लेकिन डीआई के अलावा जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे और आप उनको कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊँगा सॉल्व करके कि किस तरह से जो था वो आपने इसको सॉल्व करना था। क्लियर गाइज? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम बीच बीच से चलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि इन अ लीप ईयर जनवरी 26 इज फ्राइडे। क्या बोला है कि एक लीप ईयर है। सबसे पहले आपको पता है कि लीप ईयर का मतलब है जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है, ठीक है। तो लीप ईयर है, जनवरी 26 को जो था वो फ्राइडे था, ठीक है। क्या बोला है कि जनवरी 26 को जो था वो फ्राइडे था। तो अब आपने मतलब कि 7 आपको पता है कि 7 डेज अ वीक है, ठीक है। तो 7 दिन बाद फिर से फ्राइडे होगा, उसके 7 दिन बाद फिर से फ्राइडे होगा, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको लिखा था डे ऑफ अगस्त 15 इन द सेम ईयर इज, मतलब कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आपने क्या करना है, 15 अगस्त से पहले पहले जो नंबर्स हैं वो काउंट कर लेने हैं कि कितने टोटल डेज बन रहे हैं। तो अगर हम देखो जनवरी की बात करें तो 26 तो हो गया, तो कौन सा बचा, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 5 डेज बचे आपके जनवरी के। अब फरवरी आपका देखो यहाँ पे लीप ईयर दिया है, तो फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास आता है मार्च का महीना। तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आता है वो अप्रैल का मंथ, अप्रैल का मंथ कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। उसके बाद आपके पास मई का महीना 31 दिन का होता है। जून का महीना 30 दिन का होता है। जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, ठीक है। प्लस अब देखो 15 ऑफ अगस्त बोला है, तो 15 से पहले पहले कितने दिन हो गए अगस्त के, 14 दिन हो गए। तो आप ये 14 डेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, यानी कि 5 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 14, जब आप इनको कंप्लीटली जो है वो करते हो, ऐड करते हो, तो आपके पास कितने दिन आते हैं, आपके पास 201 डेज, मतलब 201 डेज आते हैं आपके पास, ठीक है। 201 दिन आते हैं। अब 201 दिन है, हमने कब से कैलकुलेट किया, आफ्टर जनवरी 26, ठीक है। तो अब 201 दिन बनते हैं 15 अगस्त से पहले पहले, यानी कि अब 7 डेज का कर लो, ठीक है। 7 डेज का मतलब कि आपको पता है कि 7 दिन का एक हफ्ता होता है,
है ना। तो 201 को जब आप डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपके पास वीक आ जाएंगे कि वीक कितने हैं, ठीक है। तो जब आपने 201 को 7 से डिवाइड करा, ठीक है, तो आपके पास कितने आएंगे, करिए इसको डिवाइड, देखिए 201 और 7, तो 7 2 जा 14, कितना बचा 6 1 7 8 जा 56 एंड 5 रिमाइंडर बचा, यानी कि 5 जो है वो क्या है आपका ऑड डेज, 5 जो है वो आपके ऑड डेज हैं, ठीक है। और 28 हफ्ते आ गए, इसका मतलब कि नेक्स्ट 28 वीक जो मतलब 7-7 दिन के बाद भी आपका फ्राइडे है, ठीक है। 5 ऑड डेज आए, यानी कि 1 2 3 4 5 ऑड डेज आए, तो फ्राइडे के बाद आपने 5 ऑड डेज कैलकुलेट कर लेने। तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि अगस्त 14 को क्या था, वेडनेसडे आ गया, क्योंकि आपने देखो पहले यहाँ पे आपने जब इसको डिवाइड किया 201 को 7 से, यानी कि आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 28 हफ्ते तो एग्जैक्ट आ गए कि मतलब वो फ्राइडे तक है वहाँ पे। उसके बाद आपके पास 5 ऑड डेज बचे, तो वो आप फ्राइडे के बाद कैलकुलेट कर लोगे, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक लिया था, अगस्त 14 तक की काउंटिंग ली थी, ठीक है, 14 डेज की ली थी, मतलब अगस्त 14 को क्या था आपका वेडनेसडे था। आपको बोला है कि अगस्त 15 को क्या होगा, तो अगर 14 अगस्त को वेडनेसडे था तो 15 अगस्त को क्या होगा, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका, थर्सडे। क्लियर ये कंसेप्ट, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, नंबर ऑफ 4 डेज निकाल ले, जो परफेक्ट वीक बन गए वो तो आपके फ्राइडे वहाँ तक हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ 4 डेज में फिर फ्राइडे के आगे शुरू कर दोगे आप, ठीक है। और जो आपका आया लास्ट वाला वो कहाँ तक लिया था हमने, 14 अगस्त तक लिया था, यानी कि 14 अगस्त को क्या वेडनेसडे, आपको 15 अगस्त का बोला है तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो आपका आंसर क्या आ गया, थर्सडे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड। तो देखिए ये भी आपका जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड जो होती है वो आपकी 8x8 साइड की होती है, ठीक है, मतलब 8x8 सिंगल स्क्वायर होते हैं, ठीक है, इस तरह से, वैसे इस तरह से, ठीक है। अब देखो लेकिन उसमें जो स्क्वायर बनते हैं वो आपका 1x1 का भी बन सकता है, ठीक है, वो आपका 2x2 का भी बन सकता है, वो आपका 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, 7x7 का और 8x8 का। अगर आप 1x1 की बात करें, देखो 1 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही इस साइड को, तो मतलब टोटल 1 कितने बन जाएंगे, 8x8। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 8 × 8, टोटल कितना हो गया 64। तो यानी कि जो 1 के स्क्वायर बन रहे हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं 64, ठीक है। क्योंकि आपको पता ना, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक चेस है, ठीक है, चेस में आपको पता कि 8 होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से 8 ही इस साइड को और 8 ही इस साइड को, ठीक है। अब 1 के अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो कितने बनेंगे, 8x8 यानी कि 64। अब 2x2 यानी कि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है, मतलब 2x2 के, तो 2x2 के कितने बनते हैं आपके 7x7 कर लोगे, ठीक है, क्योंकि 7x7 पेयर बनेंगे, है ना। तो 2x2 7x7 यानी कि 49 स्क्वायर जो है वो 2x2 के बनेंगे, यानी कि 2 को आप जो है वो लेकर चलोगे इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे 1 को लेकर चले थे, अब 2 को, अब 3x3 यानी कि 3 स्क्वायर को आप काउंट करोगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, इस तरह से। तो 3x3 के कितने बनेंगे, 3x3 के बनेंगे आपके 6 × 6 यानी कि 36। फिर 4x4 के कितने बनेंगे 5 × 5 यानी कि 25, और 5x5 के कितने बनेंगे 4x4 यानी कि 16, 6x6 के कितने बनेंगे 3 × 3 यानी कि 9, 7x7 के 2 × 2 4, और 8x8 के 1 × 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, उल्टा, यानी कि 1x1 लिखा, 2x2 लिखा, 3x3, और यहाँ से 1x1 2x2 3x3 यानी कि उल्टा लिख दिया। 1x1 के 8x8 स्क्वायर, 2x2 के 7x7, वैसे ही 8x8 के 1 × 1 यानी कि उल्टा लिख दिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है कि 1x1 के आपके 64 स्क्वायर हैं, 2x2 के 49 हैं, 3x3 के 36 हैं, 4x4 के 25 हैं, इन सब को ऐड कर दो। जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कि एक चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 204, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का 204। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है देखो सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ईजी क्वेश्चन, DI नहीं आया तो सीटिंग अरेंजमेंट के दबा के इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या करेंगे, आपको बोला कि इन अ रो ऑफ बॉयज़ तुषार इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कि एक बॉयज़ की रो है, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी कि ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो तुषार है वो 13th फ्रॉम द लेफ्ट है, यानी कि तुषार यहाँ पे है, उसका नंबर है 13th, यानी कि तुषार से पहले कितने बंदे हैं, 12 बंदे बैठे हैं। ठीक है, एंड राम इज 17th फ्रॉम द राइट, राम जो है वो 17th है राइट से, एंड तुषार इज 11th फ्रॉम द राइट, यानी कि तुषार जो है वो राइट से 11th नंबर पे। अगर देखो लेफ्ट से काउंट करोगे तो 13 नंबर, अगर राइट से काउंट करोगे तो तुषार कौन से नंबर पे है, 11th नंबर पे, यानी कि तुषार के इस साइड कितने बंदे हैं, 10 बंदे हैं। तो अब टोटल कितने बंदे हो गए, 12 + 10 + 1, तो टोटल बंदे कितने हो गए, 12 + 10 22 और 1 23, यानी कि 23 जो है वो कंप्लीट एक रो में है। ठीक है, अब बोल रहा है कि राम जो है वो 17th फ्रॉम द राइट है, यानी कि राइट से 17वें नंबर पर जो है वो राम है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि राम जो है वो लेफ्ट से कौन सी साइड को होगा, अगर ये 17वें नंबर पे है, ठीक है, तो लेफ्ट से कौन सी साइड में हुआ ये, वो आप कैलकुलेट कर लो किस तरह से। अब इसकी इस साइड कितने, अब टोटल 23 बंदे हैं, ये 17वें नंबर पे है, तो यानी कि राम के लेफ्ट साइड में कितने बंदे हुए, 23 - 7 यानी कि 6 बंदे। ठीक है, तो राम की पोजीशन क्या होगी लेफ्ट से, तो 6 तो पहले ही है और खुद कौन से नंबर पे आ गया, 7वें नंबर पे आ गया, तो यानी कि अगर लेफ्ट से काउंट करोगे तो राम कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर एवरीबडी। अब देखो नेक्स्ट भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, बट ये सर्कुलर का है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, आपको बोला है कि 6 दोस्त हैं, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDE एंड F। ठीक है, और वो एक सर्कल में बैठे हैं क्या क्या कर रहे हैं, सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, मतलब सभी जो वो सेंटर को देख रहे हैं। 6 फ्रेंड है, मान लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेंटर में देख रहे हैं। आपको बोला है E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D एंड C। ठीक है, E जो है, ठीक है, वो किसके लेफ्ट में है, D के लेफ्ट में है। तो सपोज करो D आपका यहाँ पे है, तो E कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि D अगर इस साइड को देख रहा है तो D का लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला साइड हुआ, तो E कहाँ बैठा है, लेफ्ट ऑफ D। C इज़ बिटवीन A एंड B, C जो है वो A और B के बीच में बैठा है, और F जो है वो E एंड E के A के बीच में बैठी है। देखो F जो है वो E और A के बीच में है, यानी कि E यहाँ पे है तो A कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और A और E के बीच में कौन बैठा है, F बैठा है। ठीक है, अगला अब एक सेंटेंस जो हमारा रह गया था ये कि C जो है वो बिटवीन A एंड B है, तो अगर A यहाँ पे है तो ऑब्वियसली B यहाँ पे है, तभी A और B के बीच में कौन बैठा है, C बैठा है। अब देखो बस ये बनाना था आपने, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाने थे, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना था। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ B, कि B के लेफ्ट में कौन है। अब B का फेस यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि B जो है वो इस साइड को देख रहा है, तो B के लेफ्ट में कौन हुआ, तो B के लेफ्ट में कौन हुआ, ये वाली लेफ्ट साइड है, तो B के लेफ्ट में आ गया D। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हु इज़ ऑन द राइट ऑफ C, तो देखो राइट C अगर यहाँ पे देख रहा है तो C के राइट में कौन है, C के राइट इस साइड हुआ, तो C के राइट में है A, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है हु इज़ ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ D। अब देखो D यहाँ पे है, तो पहले लेफ्ट में E है, दूसरे में F है, तीसरे में लेफ्ट में कौन आ गया, तीसरे लेफ्ट में आ गया A, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A। फिर है हु इज़ बिटवीन सिटिंग बिटवीन B एंड C, तो देखो B यहाँ पे, C यहाँ पे, इनके बीच में तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, नो वन, कि कोई भी नहीं है इनके बीच में बैठा हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से देखो एक चीज़ आपने ये बनानी थी और अगले 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गए। अगले जो 4 क्वेश्चन थे बिल्कुल आराम से इजीली जो है वो आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपको बोला कि इन अ सर्टेन वे डार्क इज रिलेटेड टू फेयर, तो बोला है कि ऑनेस्टी किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर देखो डार्क जो है वो फेयर से रिलेटेड है तो ऑनेस्टी किससे रिलेटेड होगा। अगर देखो डार्क यानी कि अंधेरा होता है तो अंधेरे होने की वजह से आप में डर आता है। ठीक है,
तो जब ऑनेस्टी होगी, तो जब एक दूसरे के बीच में एक दूसरे जैसे पर्सन्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, उन दोनों के बीच में आएगा ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, यानी कि ट्रस्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका द मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज। अब देखो यहाँ पे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे 7 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 29 दिया है, 47 दिया है। देखो 7 + 11 करोगे तो कितना आएगा, 18। 18 + 11 करोगे तो कितना आएगा, 29। 29 + 18 करोगे तो कितना आएगा, 47। वैसे ही 47 + 29 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 76। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 76। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आता है, इफ़ कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर देन इन द सेम वे एज लीडर इज रिलेटेड। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर लीडर तो हमेशा पार्टी का होता है ना, बट यहाँ पे अब आपको क्या बोला है कि कैप्टन जो है वो सोल्जर से रिलेटेड है। मतलब अगर यहाँ पे दिया होता कि कैप्टन इज रिलेटेड टू ट्रुप, कि एक ट्रुप का कैप्टन है, तब आप यहाँ पे लिखते कि लीडर जो है वो पार्टी का है। बट यहाँ पे कैप्टन जो रिलेट किया गया वो एक सिंगल सोल्जर से रिलेट किया गया है, कि एक सोल्जर से रिलेटेड है कैप्टन। तो वैसे ही लीडर किससे रिलेटेड होगा, सिंगल उससे पर्सन से, तो यानी कि फॉलोअर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉलोअर। ठीक है, कि लीडर इज रिलेटेड टू फॉलोअर। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट आता है द ओड वन पेयर अमंग गिवन इज। अब देखो ओड वन आउट निकालना है। जैसे शू किससे बनता है, लेदर से। टेबल किससे बनती है, वुड से। शर्ट किससे बनती है, फैब्रिक से। बट आयरन किससे बनता है, रोड से? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट रोड जो है वो आयरन की होती है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओड वन आउट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर गाइस, देखिए बहुत आसानी से जो है वो ये सॉल्व हो रहा है। वैसे ही नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टॉम कुन सैड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग। आप लिख लो इसको, देखो टॉम कुन सैड किससे रिलेटेड है, कि डॉग्स आर बार्किंग। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, अब एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा आप कर लो, दूसरा आप यहाँ पे लिखो कुन जो मैप, कुन जो मैप। इसका क्या दिया है, डॉग्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड हॉर्सेस। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुन, कुन कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, आर। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन है डॉग्स, ठीक है। ये आर है, ये एंड है, सॉरी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, डॉग्स। इसका मतलब कि कुन क्या है, कुन का मतलब है डॉग्स, ठीक है। थर्ड लिखो मुट टॉम को, यहाँ पे लिखो मुट टॉम को। तो मुट टॉम को का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, कि डंकी आर मैड। अब देखो मुट टॉम को, तो टॉम कुनसेंट, यहाँ पे कॉमन क्या है, डॉग टॉम, यहाँ पे भी कॉमन है टॉम, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन है आर, यहाँ पे कॉमन है आर। इसका मतलब कि टॉम का मतलब क्या हो गया, आर, ठीक है। अब आपको बोला कि विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स बार्किंग, कि बार्किंग का मतलब क्या हुआ। तो देखो बार्किंग अब सिंगल बचा, और सिंगली यहाँ पे बचा सैड, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, सैड, कि बार्किंग का मतलब क्या आ गया, सैड। क्लियर, देखो बहुत आसान था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट आता है आपका जो ब्लड रिलेशन का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको ये ऊपर सेंटेंस दिया है, आपको बोला है कि जो P प्लस का मतलब है कि P जो है वो फादर है Q का, P माइनस Q का मतलब है कि P जो है वो मदर है Q की, मल्टीप्लाई का मतलब है कि ब्रदर है, डिवाइड का मतलब सिस्टर है, जो स्टार है इसका मतलब सन है, एट द रेट मतलब डॉटर है, ठीक है। ये साइन अगर आपको क्लियर हो गए तो इसके बेसिस पर जो 4-5 क्वेश्चंस थे वो आपके बिल्कुल आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाते, ठीक है। तो यानी कि ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट था, ठीक है। अगर आप DI सॉल्व करते वहाँ पे टाइम लगता, बट ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल ही आसान आए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको बोला कि हाउ इज़ A रिलेटेड टू F, ठीक है, कि A जो है वो F से कैसे रिलेट करता है। अगर आपको
ये कोड दिया है, तो देखो एट द रेट है यानी कि ए एट द रेट बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है, यहाँ से आप देखोगे एट द रेट का मतलब डॉटर, तो ए जो है वो क्या है, डॉटर ऑफ बी। फिर बोला है प्लस सी, प्लस का मतलब कि फादर ऑफ, तो बी जो है वो क्या है, फादर ऑफ सी। फिर स्टार डी, तो यानी कि सी जो है वो क्या है, सन ऑफ डी। फिर माइनस है यानी कि डी जो है वो मदर है किसकी, ई की। फिर डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब सिस्टर है, यानी कि ई जो है वो सिस्टर है किसकी, एफ की। ठीक है, क्लियर ये है ना, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इनका सिर्फ रिलेशन निकालना है कि किस तरह से रिलेटेड है ये, है ना। तो देखो ए अगर डॉटर है बी की और बी अगर फादर है सी का, तो मतलब ए और सी क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अब आपको बोला है कि सी जो है वो सन है डी का एंड डी जो है वो मदर है ई की। तो सी अगर डी का सन है, ठीक है, तो मतलब और डी मदर है, तो यानी कि सी भी क्या है, मदर ऑफ सी, सन ऑफ डी है, तो डी भी सी की मदर है और डी ई की भी मदर है, तो यानी कि सी और ई क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, फिर आपको बोला है कि ई जो है वो सिस्टर है एफ की। ठीक है, अगर डी जो है वो मदर है ई की, ठीक है, और ई जो है वो सिस्टर है एफ की, यानी कि ई और एफ भी सिस्टर हैं और ई और सी भी सिस्टर हैं, तो इसका मतलब सी और एफ भी सिस्टर हैं, मतलब भाई बहन है। ठीक है, और ए और सी अगर आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब ए और एफ भी आपस में क्या है, भाई बहन है। तो ए किस तरह से रिलेटेड हुआ एफ से, कि ए इज सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, तो भाई बहन हुए आपस में, है ना, इस तरह से रिलेटेड है। वैसे यहाँ पे भी आप सेम इसी तरह से करोगे तो आपका 12th का क्या आंसर आ जाएगा, देखो सेम यही कोड आप फॉलो करोगे तो 12th का आंसर क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा। वैसे ही आप एफ इज रिलेटेड टू एफ, यहाँ पे आपको पूछा कि एफ क्या रिलेट करता है, अब ए नहीं पूछा है, अब पूछा कि एफ का ए से क्या संबंध है, तो पहले इसी तरह से रिलेशन निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंट, कि एफ जो है वो ए की क्या है, आंटी है। फिर 14th, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, कि ए किस तरह से रिलेटेड है एफ का, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, तो 14th का आंसर क्या आ जाएगा, सन इन लॉ। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, यहाँ पे भी एफ का रिलेशन बताना है ए से, सेम वही प्रोसीजर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कज़न। ठीक है, देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, रीजनिंग के, जो कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और मैंने आपको डिटेल में इनका सोल्यूशन बताया। अब जो आपके क्वांट्स के क्वेश्चन रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, मे भी हम उनको 2 वीडियो में जो है वो 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए, ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो यहाँ से जो है वो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था एग्जाम में, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। और यहाँ पे लर्निंग हिमाचल आप बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम है, वेल क्वालिफाइड, एचएस अलाइड हर एक एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ाया है। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए ना, आपको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% श्योर जो है वो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है गाइज, तो मोर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट पे जो है वो नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर गाइज, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एक वीडियो में आपको डिटेल्ड एनालिसिस की लेकर आऊँगा, ये तो सोल्यूशन की थी, एक एनालिसिस की आएगी। ठीक है, वैसे जीएस के लिए हमारे अदर टीम मेंबर्स आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।